हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बायोलॉजी को देखने वाले हैं। आज हम लोग जो जो टॉपिक को पढ़ेंगे ये सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पे प्रश्न इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों ना करते हो, सभी जगह इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग इससे पहले कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। वहीं से जहाँ पे हमने इससे पहले क्लास में छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव पाया जाता है। ठीक है, कोशिका जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव पाया जाता है। और प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से दो भाग हैं? देखिए, एक होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। ठीक है, सॉलिड पार्ट को हम लोग कहते हैं ठोस भाग, लिक्विड पार्ट को कहते हैं तरल भाग। ठीक है, फिर तरल भाग को भी दो भागों में बांटा गया है, एक साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और एक न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव। ठीक है, अब बात करते हैं हम सॉलिड पार्ट की यानी ठोस भाग की बात करें तो इसमें क्या क्या आते हैं। जैसे ठोस भाग में सेल ऑर्गेनेलिज आते हैं यानी कोशिकांग आते हैं। ठीक है, और कोशिकांग जैसे कौन कौन से हो गए? तो एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम और लाइसोसोम। ठीक है, तो कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव पाया जाता है और जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को ठोस भाग कहते हैं, लिक्विड पार्ट को तरल पदार्थ कहते हैं, तरल भाग कहते हैं। और सॉलिड पार्ट में सेल ऑर्गेनेलिज आता है यानी कोशिकांग आता है और कोशिकांग के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया और लाइसोसोम हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड पार्ट यानी तरल पदार्थ की। अब इसमें एक होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बात करें। जैसा कि नोट में आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेलिज बराबर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। कहने का मतलब कि कोशिका द्रव और केंद्रक और कोशिकांग, ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं यानी जीव द्रव बनाते हैं। ठीक है, इस तीनों के मिलने से क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। समझ गए? चलिए आगे हम बात करें तो कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका सभी जीवों की क्या है? मूलभूत इकाई है। और यह रॉबर्ट हुक ने बोला था। किसने बोला था? तो रॉबर्ट हुक ने बोला था। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे। आगे हम बात करें तो कोशिका सभी जीवों की भौतिक इकाई है, यह कथन हक्सले का था। ठीक है, अब यहाँ दो लाइन है, दोनों लाइन को बढ़िया से समझिएगा। कहा गया पहले लाइन में कि कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, यह किसने कहा था? तो रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बात कही थी। अब दूसरा लाइन है कि कोशिका सभी जीवों की भौतिक इकाई, वहाँ मूलभूत इकाई थी और यहाँ पे भौतिक इकाई की बात किया गया। तो यहाँ पे इस कथन को किसने बोला था? तो हैक्सले नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ये बताया था कि कोशिका सभी जीवों की भौतिक इकाई है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में यानी कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस। कहने का मतलब एक होता है एकल झिल्ली, ठीक है, दूसरा होता है दोहरी झिल्ली और तीसरा होता है जिसमें कोई झिल्ली ही नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी बिना झिल्ली का होता है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेलिज यानी कोशिकांग को तीन भागों में बांटा गया है जैसा कि हमने बताया आपको। तो हम बात करते हैं पहले सिंगल मेम्ब्रेन के बारे में यानी एकल झिल्ली के बारे में बात करें तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसमें कौन कौन क्या क्या आती है? तो गोल्जी बॉडी आती है, यानी जिसको हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका प्रक्रिया आती है। डबल मेम्ब्रेन की बात करें यानी दोहरी झिल्ली की बात करें तो इसमें न्यूक्लियल्स आते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, बिना झिल्ली वाली की बात करें तो इसमें होता है राइबोसोम। ठीक है, माइक्रो बॉडीज आता है यानी सूक्ष्म काया आ जाते हैं। उसके बाद सेंट्रोसोम जिसको हिंदी में बोलते हैं तारक काय। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आगे हम बात करते हैं। आगे
अब हम बात करते हैं सेल कवरिंग की बात करें, यानी कोशिका के आवरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोशिका के आवरण की बात करें तो इसमें क्या क्या होती है उन चीज़ों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सेल कोशिका के आवरण में सेल कवरिंग के दो भाग हैं, एक होता है सेल वॉल और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति की बात करें तो ये जीवाणु कोशिका होता है। क्या होता है? जीवाणु कोशिका। ठीक है, समझे? और अब एक चीज समझिएगा, कोशिका भित्ति में क्या क्या पाई जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। सेल वॉल में यानी कोशिका भित्ति में क्या क्या पाई जाती है, तो इसमें जीवाणु कोशिका पाई जाती है, प्लांट सेल होता है यानी पादप कोशिका पाई जाती है, फंगी, कवक, एल्गी यानी शैवाल, ये सभी कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। और इसमें एनिमल सेल जो होता है जंतु, ठीक है, जंतु में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता, यानी एनिमल सेल जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो किसी भी जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, यानी किसी भी जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, आगे हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो सेल मेम्ब्रेन यानी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के एक ही नाम है, सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल प्लस यूकैरियोटिक में पाया जाता है। देखिए, ये दोनों में पाया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका झिल्ली, ये प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात करें। ठीक है, तो यह जो है फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड प्लस लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये दोनों के साथ मिलके बनी होती है क्या, तो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप समझिएगा, फॉस्फोलिपिड्स यानी इसके अंतर्गत फैट आता है, लिपोप्रोटीन के अंतर्गत प्रोटीन आता है, यानी कह सकते हैं फैट प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, क्या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। आगे हम बात करें, यह दोहरी परत से बनी होती है, यह दोहरी परत से बनी होती है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य कहने का मतलब इससे, अगर अर्धपारगम्य कहने का मतलब ये आधे से, इससे हम देख सकते हैं कोई भी चीज़, मान लीजिए कागज़ है, कागज़ से अगर हम इस पार से देखते हैं उस पार अगर हमको आधे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे अर्धपारगम्य। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे हम बात करें तो कोशिका झिल्ली की चौड़ाई जो होती है वो 75 आंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, आंगस्ट्रॉम होती है, 75 आंगस्ट्रॉम। अगर इसकी नैनोमीटर में बात करें तो 7.5 नैनोमीटर होती है। ठीक है, चौड़ाई। और इसकी खोज जो की थी दो व्यक्तियों ने मिलकर की थी, इन्हें दो साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, क्रैमर और नगेली ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर न्यूक्लियस की बात करें, यानी केंद्रक की बात करें तो इसका जो खोज है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस यानी केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक को हम क्या क्या बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं और कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कोशिका का दिमाग कहते हैं, कोशिका को चलाने वाला संचालक भी कहते हैं, कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, तो केंद्रक को। आगे हम बात करें तो यह किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। केंद्रक जो है वो किसी भी कोशिका का क्या है, सबसे बड़ा भाग है। और आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। एक चीज़ समझ लीजिए, आरबीसी जो होता है उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के कितने भाग होते हैं, तो केंद्रक के 4 भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
चलिए अगर हम बात करें तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इसका क्या काम है, तो यह केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। यह क्या करता है, तो इसमें आरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका, यह क्या करता है, तो यह कोशिका विभाजन के समय दिखता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तब उस समय यह दिखता है। चौथा होता है क्रोमेटिन जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ये क्या करता है, तो इसके अंदर कुछ धागेनुमा संरचना होती है जो डीएनए और क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम को बोलते हैं गुणसूत्र, क्या करती है, डीएनए और क्रोमोसोम को बनाती है। ठीक है, कौन, क्रोमेटिन। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे बात करें न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी खोज जो की थी फ्रेडरिक मैसर ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मैसर ने की थी। अब न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डीएनए, इसके अंतर्गत आता है एक डीएनए और एक आरएनए आता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए आता है। अब इसके बारे में बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। अब देखिए डीएनए के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। डीएनए में होता क्या है, डीएनए में क्या क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, डीएनए यानी डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, यानी द्विकुंडलित होता है। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, यानी द्विकुंडलित होता है। और यह वाटसन और क्रिक ने बताई। इस बात को किसने बताई कि डीएनए द्विकुंडलित होता है, तो वाटसन और क्रिक ने बताई थी। ठीक है। अब आरएनए की बात करें तो यह सिंगल हेलिक्स एक कुंडलित होता है, यानी आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, यानी एक कुंडलित होता है, और डीएनए डबल हेलिक्स होता है। ठीक है। आगे बात करें तो इसके बारे में भी वाटसन और क्रिक ने बताई। इसके बारे में भी वाटसन और क्रिक ने ही बताई कि यह सिंगल हेलिक्स होता है। तो ये चीज़ समझ गए। तो डीएनए डबल हेलिक्स होता है और आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, और दोनों के बारे में इस बात को किसने बताई है, वाटसन और क्रिक ने बताई है। आगे बात करें तो डीएनए और आरएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोसाइट्स होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें। अब न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करते हैं। सॉरी, इससे पहले हमने क्या बोला है कि डीएनए और आरएनए, उसको सही कर लीजिएगा। डीएनए और आरएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स को तीन भागों, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए शुगर आप जानते होंगे, शुगर यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं शर्करा। ठीक है। उसके बाद फॉस्फेरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार, यानी शर्करा, फॉस्फोरस एसिड और नाइट्रोजन युक्त क्षार, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, इस तीनों के मिलने से क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आगे हम बात करें तो डीएनए और आरएनए में राइबोसोम यानी राइबोज शुगर होती है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है कि डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर होती है, तो डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो डीएनए और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। डीएनए अगर बात करें तो डीएनए में कितने राइबोज शुगर होती है, तो 2 राइबोज शुगर होती है। आरएनए की बात करें तो आरएनए में 1 राइबोज शुगर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनियस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार के बारे में बात करते हैं। तो इसको ना 2 भागों में बांटा गया है, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन। अब बात करें प्यूरिन की, तो प्यूरिन को भी 2 भागों में बांटा गया है और पिरामिडिन को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्यूरिन को 2 भागों में बांटा गया है, किसमें, एक एडेनिन में और एक ग्वानिन में। अब पिरामिडिन की बात करें तो ये थाइमिन, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, 3 भाग आते हैं। थाइमिन आता है, यूरेसिल आता है और साइटोसिन आता है। ठीक है,
बस इतना ही समझना था। आगे हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। डीएनए के बारे में जान लेते हैं। तो डीएनए यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक, और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फिर क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लोक में पाया जाता है। अब बात करें डीएनए की, तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित लोक, इस तीनों में क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। आरएनए की बात करें तो यह न्यूक्लियस यानी केंद्रक और क्लोरोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए सिर्फ न्यूक्लियस और क्लोरोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो डीएनए क्या है, तो यह एक जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है यानी आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए की बात करें तो यह प्रोटीन का निर्माण और उसका संश्लेषण करता है। आरएनए का क्या काम है, कि प्रोटीन का निर्माण और उसका संश्लेषण करता है। चलिए आगे हम बात करें तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, और उस तीनों का नाम जरा देखिए। एक होता है एमआरएनए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक। दूसरा होता है आरएनए, जिसको राइबो आरएनए बोलते हैं। तीसरा होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इन चीज़ों को समझ गया। अब आगे हम थोड़ा देखते हैं इन चीज़ों के बारे में। आगे बात करें डीएनए से आरएनए क्या होता है, एक एक लाइन को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। समझ रहे हैं, डीएनए से क्या बनता है, तो आरएनए बनता है, और इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन प्रोसेस कहते हैं, अनुलेखन प्रक्रिया कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को। आगे हम बात करें आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन यानी अनुवाद प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करें तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र कैसे बनता है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाता है यानी क्रोमोसोम बनाते हैं। आगे बात करें तो गुणसूत्र की खोज की बात करें तो गुणसूत्र की खोज 2 लोगों ने किया था। उसका नाम था डब्ल्यू फ्लेमिंग और वेल्डियर। ठीक है, गुणसूत्र की खोज किसने किया, डब्ल्यू फ्लेमिंग प्लस वेल्डियर ने किया था। गुणसूत्र जो होता है वो धागेनुमा संरचना होती है, जो पेयर्स यानी जोड़ी में उपस्थित रहता है। गुणसूत्र क्या है, धागेनुमा संरचना होती है जो कि पेयर्स यानी जोड़ी में उपस्थित रहता है। और ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। 23 पेयर्स मत कहने का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में। तो ये चीज़ें हम लोग आज समझे। आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, क्या क्या चीज़ होती है, गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों को, बोटनी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।